आज मैं कक्षा 8 विषय विज्ञान पाठ संख्या 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु का अध्ययन करेंगे। आज के यह पाठ 8वीं बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सूक्ष्म जीव, आपने अपने आसपास में कई सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे देखे होंगे, किंतु कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते। तो वे जीव जंतु जिन्हें हम नहीं देख पाते हैं सूक्ष्म जीव कहते हैं। जैसे ब्रेड या रोटी का सड़ना, उसको हम अपनी आंखों से देखते हैं तो हमें उस पर कुछ नहीं दिखाई देता है, किंतु आवर्धक लेंस लेकर के उस सड़ी हुई ब्रेड या रोटी को देखते हैं तो उस पे सफेद काली संरचनाएं बन जाती हैं जो सूक्ष्म जीव के रूप में प्रतीत होते हैं। उससे भी अधिक जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें हम आवर्धक लेंस से भी नहीं देख सकते। उन्हें देखने के लिए हमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता होती है। हम इस बात को एक क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं कि परख नली में बागवानी की मिट्टी को डाल देते हैं और उसे पानी से भर देते हैं। जब वह पानी में मिट्टी स्थिर हो जाती है तब उस पानी की कुछ बूंदे कांच की स्लाइड के ऊपर लेकर के हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा देखेंगे तो देखते हैं कि उसमें सूक्ष्म जीव दिखाई देते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वे जीव जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं और उन्हें देखने के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता होती है, उसे हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव को मुख्यतया 4 वर्गों में बांटा गया है: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। सूक्ष्म जीव में जीवाणु में स्पाइरल जीवाणु और छड़नुमा जीवाणु होते हैं। कवक में राइजोफोस एवं पेनिसिलियम इसका उदाहरण है। प्रोटोजोआ में अमीबा और पैरामीशियम। शैवाल में क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा। जीवाणु एक कोशिकीय होते हैं, कवक बहुकोशिकीय होते हैं, प्रोटोजोआ जो होते हैं वह भी एक कोशिकीय जीव पाए जाते हैं और शैवाल जो होते हैं वह भी बहुकोशिकीय होते हैं। मित्रवत सूक्ष्मजीव और शत्रु सूक्ष्मजीव 2 प्रकार के पाए जाते हैं। मित्रवत सूक्ष्मजीव किसे कहते हैं? वह सूक्ष्मतम जीव जो हमारे लिए वृद्धि में सहायक होते हैं, उन्हें हम मित्रवत सूक्ष्मजीव कहते हैं। मित्रवत सूक्ष्मजीव के हम उपयोग के क्षेत्र के आधार पे 6 भागों में बांट देते हैं। खाद्यान्न के क्षेत्र में उसका उपयोग होता है, औषधीय के क्षेत्र में उपयोग होता है, पर्यावरण के क्षेत्र में उपयोग होता है, वाणिज्यिक क्षेत्र में उपयोग होता है, कृषि के क्षेत्र में उसका उपयोग होता है और पशुपालन के क्षेत्र में
उपयोग होता है। खाद्यान्न के क्षेत्र में सूक्ष्म जीव के रूप में जीवाणु का प्रयोग होता है। उसके उदाहरण उपयोग के रूप में दही और मैदा को ले सकते हैं, क्योंकि लैक्टोबैसिलस अम्ल जो होते हैं वह दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं और दही हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। उसी प्रकार से औषधीय में कवक एवं जीवाणु का उपयोग किया जाता है और कवक एवं जीवाणु का उपयोग करके पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि दवाइयों का निर्माण किया जाता है। इन दवाइयों का उपयोग हमारे शरीर के रोगों को समाप्त करने के लिए और हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। पर्यावरण के क्षेत्र में जीवाणु का उपयोग किया जाता है खाद्य बनाने के रूप में। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं सड़े गले फल फूल एवं सब्जियों को एक गड्ढे में डाल देते हैं और कुछ समय के पश्चात उसमें जीवाणुओं के द्वारा जैविक खाद बनाई जाती है। यह इसका उदाहरण है। वाणिज्यिक क्षेत्र में हम देखते हैं तो वाणिज्यिक क्षेत्र में जीवाणु का उपयोग किया जाता है और जीवाणु के उपयोग करके अल्कोहल और शराब का निर्माण किया जाता है। कृषि के क्षेत्र में कवक एवं जीवाणु का उपयोग किया जाता है और उसका उपयोग होता है मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में। पशुपालन के क्षेत्र में जीवाणु का उपयोग होता है पशुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए दवाइयां बनाई जाती हैं। ये इसका मुख्य उपयोग है और ये हमारे इसलिए मित्रवत सूक्ष्मजीव कहे जाते हैं। सूक्ष्मजीव का शत्रुकारी सूक्ष्मजीव किसे कहते हैं या सूक्ष्मजीव शत्रु किसे कहते हैं? तो वह सूक्ष्मजीव जो पेड़ पौधे मानव एवं जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें हम सूक्ष्म जीव शत्रु कहते हैं। यह कपड़ों को भी प्रदूषित करते हैं, भोजन को भी प्रदूषित करते हैं। रोगकारक सूक्ष्म जीवों से कई रोग उत्पन्न होते हैं। मनुष्य में भी होते हैं, पेड़ पौधों में भी होते हैं, जंतुओं में भी होते हैं। मनुष्य में सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रमुख रोग और उसके उपाय के बारे में हम देखेंगे। तो मनुष्य में प्रमुख रोग जो सूक्ष्म जीवों से होते हैं उसमें क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, हैजा, टाइफाइड, मलेरिया आदि जो होते हैं वह मनुष्य में रोग होते हैं। क्षय रोग का वाहक जीवाणु है। यह वायु में संचरित होता है और इसके बचाव का उपाय है उचित समय पर टीकाकरण करवाना। खसरा रोग में दूसरा खसरा भी वायरस से होता है। इसका संचरण की जो प्रकृति है वो वायु में होती है और इसके भी बचाव का उपाय जो है वह उचित समय पर टीकाकरण और रोगी व्यक्ति को अलग रखना है। चिकन पॉक्स यह भी एक वायरस जनित रोग है। यह वायु से और संपर्क में आने से होता है। इसका भी बचाव का उपाय उचित समय के टीकाकरण और रोगी व्यक्ति को अलग रखना एवं उसके बर्तनों को भी अलग रखना, उसके कपड़ों को भी अलग रखना। और तो इस बीमारी का इलाज है और उसके टीकाकरण और आवश्यक अनुसार डॉक्टरों को दिखा करके दवाई लेने से ये ठीक होता है। पोलियो ये भी वायरस जनित रोग है। यह वायु और जल से फैलता है और इसका भी उपाय उचित समय पर टीकाकरण करवाना और रोगी व्यक्ति को अलग रखना है। हैजा जीवाणु से होने वाला रोग है। यह जल में इसका संचरण है और इसका
बचाव का जो उपाय है वह व्यक्तिगत स्वच्छता और टीकाकरण है। टाइफाइड ये भी जीवाणु जनित रोग है, यह भी जल में संचरण होता है और इसका भी बचाव व्यक्तिगत स्वच्छता और टीकाकरण है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, ये मादा एनोफिलीज मच्छर से होता है और इसका उपाय कीटनाशक छिड़काव है। कीटनाशकों के छिड़काव से मलेरिया रोग समाप्त हो जाता है। वर्तमान में विश्व महामारी के रूप में कोविड-19 जिसे हम कोरोना वायरस कहते हैं, यह भी एक वायरस जनित बीमारी है। यह मनुष्य में संपर्क से बढ़ रहा है और इसके भी बचाव के यदि उपाय की बात करें हम, तो इसका बचाव का उपाय एक ही है, वह है सोशल डिस्टेंस बनाए रखना। इस बीमारी का वर्तमान में किसी भी प्रकार का इलाज नहीं है। विश्व के सभी देश इस पर निरंतर अनुसंधान कर रहे हैं और जब तक इस अनुसंधान से नवीन दवाई का निर्माण नहीं हो जाता है, तब तक सोशल डिस्टेंस बनाते रखते हुए और अपने मुंह पर मास्क को पहन करके इसका बचाव किया जाए। जहां तक संभव हो घर में रहना और दूरी बनाए रखना ही इसका सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी इसके पादप में होने वाले प्रमुख रोग हैं नींबू केंकर, गेहूं की रस, भिंडी की पित्त। नींबू केंकर से अभिप्राय है कि जो नींबू होता है उसके ऊपर छोटे छोटे काले कलर के छिद्र लग जाते हैं, वह नींबू केंकर कहा जाता है। यह जीवाणु जनित रोग है और यह वायु में संचरित होता है। गेहूं की रस अर्थात गेहूं की जो पादप है वह एक नियमित वृद्धि को नहीं प्राप्त करते हैं, उस रोग को हम गेहूं की रस्ट कहते हैं। यह कवक से उत्पन्न होता है और यह वायु और बीज दोनों में संचरण होता है। भिंडी की पित्त से अभिप्राय है कि जो भिंडी होती है वह सड़ जाती है या खराब हो जाती है, उसे हम भिंडी की पित्त कहते हैं। यह भिंडी की पित्त जो होती है वो वायरस से उत्पन्न होती है और यह इसका संचरण जो है वो कीट से होता है। यह पादप में होने वाले प्रमुख रोग हैं। जंतुओं में होने वाले प्रमुख रोग एंथ्रेक्स रोग और खुर रोग। एंथ्रेक्स रोग जीवाणु से होता है, वायु में संचरण होता है इसका। खुर रोग वायरस से होता है और इसका भी संचरण वायु से होता है। हम सूक्ष्मजीव को दो भागों में बांटते हैं, मित्रवत सूक्ष्मजीव और शत्रुवत सूक्ष्मजीव। शत्रुवत सूक्ष्मजीव जो होते हैं वह हमारे शरीर में या पेड़ पौधों में और जीव जंतुओं में कई प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है। यही इसका मूल कारण है कि सूक्ष्मजीवों को दो भागों में विभाजित किया है। सूक्ष्मजीव मित्र किसे कहते हैं, सूक्ष्मजीव शत्रु किसे कहते हैं। मित्रवत सूक्ष्मजीव का उपयोग सूक्ष्मजीव शत्रु के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों के बारे में हमने जाना, लेकिन प्रश्न यहाँ आता है कि ये सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं और किस प्रकार से पादपों में, मनुष्य में और जीव जंतु में संचरण करते हैं। तो ध्यान देने की बात है कि सूक्ष्मजीव पूरे ही पर्यावरण में पाए जाते हैं। सूक्ष्मजीव पेड़ पौधों में भी पाए जाते हैं, सूक्ष्मजीव मिट्टी में भी पाए जाते हैं, सूक्ष्मजीव जीव जंतु पे भी पाए जाते हैं। अब ये जो सूक्ष्मजीव होते हैं वह एक कोशी के भी होते हैं, बहुकोशी के भी होते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं, जबकि कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं जो पराश्रित होते हैं, स्वतंत्र विचरण नहीं करते हैं, दूसरों पे आश्रित होते हैं। अब सूक्ष्मजीव के अतिरिक्त एक विषाणु भी पाए जाते हैं। विषाणु जो है वह भी सूक्ष्म होते हैं और वह अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। यह सजीव एवं निर्जीव के मध्य में एक योजक कड़ी होते हैं
और इनसे भी विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं और विभिन्न प्रकार के रोगों में से विषाणुओं से जो रोग उत्पन्न होते हैं या यूं कहें कि विषाणु जनित जो रोग हैं उसमें से जुखाम, इन्फ्लुएंजा, पोलियो ये महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम किण्वन किसे कहते हैं इस बात को समझेंगे। यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। किण्वन की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। जिसमें सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में कई कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो नए यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं। सूक्ष्म दूसरी विशेषता इसकी किण्वन की होती है कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं सूक्ष्म जीव की उपस्थिति में सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में कई कार्बनिक यौगिक नए यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं। परिभाषा बनेगी, यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में कई कार्बनिक यौगिक नए यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं और उस प्रक्रिया को हम किण्वन कहते हैं। हम इसको एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं कि हम 500 ml के एक बीकर में 3/4 भाग या यूं कहें कि लगभग 75% भाग तक पानी में भर देते हैं उसको। उस बीकर में हम 2 से 3 चम्मच चीनी को घोल देंगे और उस चीनी को घोलने के उपरांत उसमें 2-3 चम्मच यीस्ट का पाउडर डाल देंगे। उसके बाद उसको ढक करके 3-4 घंटों के लिए हम धूप में रख देंगे और जब 4 घंटे के बाद में हम उसे ला करके खोलेंगे और उसकी गंध को सूंघेंगे तो उसमें से एल्कोहल की गंध आती है, जिसे चीनी से एल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया है जिसको हम किण्वन कहते हैं। और इसकी खोज जो थी लुई पास्चर ने 1857 में की थी और इसका सर्वाधिक उपयोग वाणिज्यिक क्षेत्र में होता है, शराब एवं एल्कोहल के निर्माण में।